Good evening, Shonath. Good evening, Anjali. गुड इवनिंग राजीव. 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन में 5 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन, सॉरी कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज कैपेसिटेशन. नेक्स्ट इज बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा. सबसे पहले एक्टिवेशन होगा, फिर स्पर्म बाइंड करेगा टू जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा ओवम की सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन है. नेक्स्ट स्टेप इज द एक्रोसोम रिएक्शंस. बाइंडिंग के बाद स्पर्म हेड के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट था. सो एक्रोसोम बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा जो कि फर्दर oocyte की मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेगा. वो देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट स्टेप है एग एक्टिवेशन. एंड कॉर्टिकल रिएक्शन. And last step is syngamy, means fusion of nucleus. ओके, साउंड कम आ रहा है.
ईयरफोन लगा के ट्राई कर लो, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। सो फर्टिलाइजेशन में 5 स्टेप्स है। फर्स्ट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मीन्स एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा। स्पर्म बाइंड करेगा टू द मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte दैट इज जोना पेलुसिडा। देन एक्रोसोम रिएक्शन होगा, स्पर्म हेड से एक्रोसोम रिलीज होगा, जो कि फर्दर एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट थे स्पर्म लाइसिन, सो वो फर्दर उसकी मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा सेकेंडरी oocyte की, सो इट लीड्स टू एक्रोसोम रिएक्शन। नेक्स्ट इज एग एक्टिवेशन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, मींस सिर्फ एक ही स्पर्म जाके फ्यूज करेगा, ये फर्दर उसको स्पर्म्स बाकी स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देगा। एंड लास्ट वन इज सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte के। हिंदी में लिखिए। सो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेशन से। Capacitation is the activation of sperm in female genital tract. And it generally takes 5 to 6 hours for the sperm to activate. So अब देखेंगे कि एक्टिवेशन में होता क्या क्या है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सो वो रीअरेंज करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। Rearrangement of glycoprotein in the plasma membrane of sperm. नेक्स्ट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल। सो उसकी डीस्टेबलाइज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होगा ताकि मेम्ब्रेन ये डीस्टेबलाइज हो सके। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल from plasma membrane that makes membrane less stable and last step क्या होगा, influx of calcium। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा इसमें। So capacitation, activation of sperm in the female genital tract, it takes 5 to 6 hours for capacitation process। and capacitation में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन का इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड रिमूवल होता है कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो अगर कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा तो स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। इसमें किसी को डाउट है?
आगे एमबीबीएस पढ़ोगे तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, हिंदी में नहीं। सो नेक्स्ट है कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन मीन्स कि स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि ओवम कहाँ है, किस साइड जाना है। तो उस केस में क्या होता है, एग जो है रिलीज करता है फर्टिलाइजिंग, एग फर्टिलाइजिंग रिलीज करेगा और स्पर्म जो है एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है। और ये जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब कि सेम स्पीसीज का होगा तभी वो बाइंड करेगा एक दूसरे से, अगर डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो वो बाइंड नहीं करेगा। सो ये जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये स्पीसीज को प्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीनियस होता है and anti-fertilizing is acid protein. अम्बी का वीडियो तो सही चल रहा है, तुम अपना रिफ्रेश करो, चलने लगेगा। सो दीज आर स्पीसीज स्पेसिफिक and help in maintaining purity of species. सो एग फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है, स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करेगा, फिर एग्लूटिनेशन होगा, दोनों जाके एक दूसरे से बाइंड करेंगे, एग्लूटिन, और फर्टिलाइजिंग जो है ग्लाइकोप्रोटीनियस होता है और एंटी फर्टिलाइजिंग एसिड प्रोटीन होता है। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब सेम स्पीसीज का होगा तभी वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे, डिफरेंट स्पीसीज के बाइंड नहीं करेंगे एक दूसरे से। और ये मेंटेन करता है प्यूरिटी ऑफ दिस स्पीसीज। इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा। ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte की, और ये कवर्ड होता है बाय जोना पेलुसिडा। दिस इज जोना पेलुसिडा। and this is perivitelline space.
space between zona pellucida and plasma membrane of secondary oocyte is known as perivitelline space. This is plasma membrane of secondary oocyte. So जोना पेलुसिडा पे स्पर्म सेकेंड पॉइंट है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू, सबसे पहले एक्टिवेशन हो गया स्पर्म का, नेक्स्ट वो जाके फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज होगा, फिर क्या होगा बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा पे स्पर्म रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसपे जाके स्पर्म बाइंड करेंगे, फिर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा जो कि फर्दर डीपोलराइज कर देगा मेम्ब्रेन को और पॉलीस्पर्मी नहीं होगा. स्पर्म रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. स्पर्म रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा. सो स्पर्म जाके बाइंड करेंगे स्पर्म रिसेप्टर पे. स्पर्म binds then binding causes influx of sodium ion which causes membrane depolarization. And it leads to polyspermy blockage. पॉलीस्पर्मी मीन्स मल्टीपल स्पर्म्स जो है ओवम से बाइंड ना हो, सो उसको ब्लॉक करने के लिए जैसे ही स्पर्म बाइंड करेगा स्पर्म रिसेप्टर पे जो कि जोना पेलुसिडा पे प्रेजेंट है, तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, वो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा और पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगा. इसमें किसी को डाउट है? हेलो मीडिया पॉइंट. हेलो विक्रम. सो नेक्स्ट है एक्रोसोम रिएक्शन. एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है. लाइसोसोम क्या करता है? एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में जो कि ब्रेक डाउन करते हैं. सो एक्रोसोम एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. सो एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है और स्पर्म लाइसिन में फर्दर एंजाइम्स होते हैं एक्रोसिन और जोनालाइसिन and hyaluronidase and cortical enzyme. So corona penetrating enzyme. सेकेंडरी oocyte के अराउंड में एक लेयर होता है ग्रैनुलोसा सेल्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा. सो जैसे ही स्पर्म लाइसिन रिलीज होगा वो सब मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा. यही एक्रोसोम रिएक्शन है. सबसे पहले कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रिलीज होगा जो कि कोरोना रेडिएटा को ब्रेक डाउन करेगा.
फिर एक्रोसिन रिलीज होगा जो कि जोना पेलुसिडा को ब्रेक डाउन करेगा एंड हायालुरोनिडेज क्या करता है, इसके अराउंड जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको ब्रेक डाउन करेगा। सो एक्रोसोम इज ए मॉडिफाइड लाइसोसोम which is formed by Golgi bodies and it contains sperm lysine. So sperm lysine में कौन से एंजाइम आते हैं, हायालुरोनिडेज, zona lysine, or it is also known as acrosin, and corona penetrating enzyme. So हायालुरोनिडेज क्या करता है, सेकेंडरी oocyte के अराउंड जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जोना लाइसिन क्या करता है, जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा, जोना पेलुसिडा, एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा। एंड जो स्पर्म लाइसिन रिलीज होता है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज होता है। एक्सोसाइटोसिस पढ़ा ही है, वेसाइकल फॉर्म होता है फिर वो रिलीज होता है वेसाइकल के थ्रू। सो स्पर्म लाइसिन is released through by exocytosis। so इसमें किसी को डाउट है, सबसे पहले कैपेसिटेशन मींस एक्टिवेशन, देन बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा, नेक्स्ट इज एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन में एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि मॉडिफाइड लाइसोसोम है एंड इट इज आल्सो नोन एज स्पर्म लाइसिन। सो इट कंटेन्स जोना लाइसिन और एक्रोसिन which digest zona pellucida, hyaluronidase digest extracellular matrix and corona penetrating enzyme digest corona radiata and sperm lysine is released by exocytosis process। इसमें किसी को डाउट है? कोरोना रेडिएटा ग्रैनुलोसा सेल्स जो सेकेंडरी oocyte के अराउंड अरेंज्ड होते हैं उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा।
स्पर्म आएगा, सबसे पहले इसको डाइजेस्ट करेगा, देन डाइजेस्ट दी जोना पेलुसिडा, कि साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, साउंड ऑडिबल है। साउंड ऑडिबल है। ओके, सो ये पहले हो गया, एक्रोसोम रिएक्शन हो गया, पेनिट्रेट हो गया। जैसे ही जोना पेलुसिडा को वो पेनिट्रेट करेगा तो वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा इस पे, सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे बाइंड होगा। और हमने क्या पढ़ा था oogenesis के टाइम पे कि जो सेकेंडरी oocyte होता है वो तभी उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होता है जब स्पर्म की एंट्री होगी। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी वो अपना सेकेंडरी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा टू फॉर्म ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। After entry of sperm, secondary oocyte completes its meiosis 2, which leads to formation of ovum and second polar body। और ये जो meiosis 2 complete होता है ये सिनगेमी से पहले complete होगा, मतलब जो न्यूक्लियस फ्यूज होने हैं उससे पहले complete होगा। सो ओके, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म oocyte membrane, बाइंडिंग होगा तो एग क्या होगा, एग का एक्टिवेशन होगा, एग एक्टिवेशन which stimulates secondary oocyte, and binding also causes meiosis 2 completion। मियोसिस 2 जो था वो मेटाफेज में अरेस्ट था। सो जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है वो चेंज हो जाता है इनटू एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स टर्न ऑन हो जाएगा। oogenesis के टाइम पे मियोसिस 2 जो अरेस्ट था वो मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट था। सो जैसे ही बाइंडिंग होगा
या फिर सिनगेमी से पहले मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो कि फर्दर उसको मियोसिस 2 कंप्लीशन में हेल्प करेगा एंड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जिसकी वजह से मियोसिस 2 का कंप्लीशन होगा एंड सेकेंडरी oocyte क्या फॉर्म करेगा, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। And this process is done before syngamy, after entry of sperm, but before syngamy। मतलब न्यूक्लियस फ्यूजन होने से पहले ये प्रोसेस होगा। सो जैसे ही स्पर्म का एंट्री होगा एग एक्टिवेशन हो जाएगा और मियोसिस 2 कंप्लीशन होगा, जो कि मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में चेंज करेगा और सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा टू फॉर्म ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। और ये जो प्रोसेस होता है ये स्पर्म की एंट्री के बाद शुरू होता है और लेकिन सिनगैमी से पहले होता है, मतलब न्यूक्लियस फ्यूजन से पहले होता है। किसी को इसमें डाउट है? नेक्स्ट बाइंडिंग जो है कैल्शियम का इन्फ्लक्स करेगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम विच कॉजेस सेकेंडरी oocyte में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो जैसे ही बाइंडिंग होगा, सब प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। सो बाइंडिंग होगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और क्या करेगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है एक्सोसाइटोसिस परफॉर्म करेगा विच कॉजेस रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। सो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे और वो फर्दर ब्लॉक करेगा पॉलीस्पर्मी को, लेकिन ये जो ब्लॉकेज होगा ये स्लो ब्लॉकेज होगा। हम लोगों ने पहले देखा था इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम भी ब्लॉक कर रहा था, वो फास्ट ब्लॉकेज था, और ये जो ब्लॉकेज होगा ये स्लो ब्लॉकेज होगा। सो कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे बाय एक्सोसाइटोसिस एंड फर्दर जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन जो है ये हार्ड हो जाएगी और उसके
स्पर्म रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट थे जोना पेलुसिडा पे, वो स्पर्म रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। ओके, सो क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम क्या करेगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस करेगा। तो जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो एक्सोसाइटोसिस of cortical granules after influx of calcium ion. So कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा, इसी को कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आफ्टर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इज नोन एज कॉर्टिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम से जो ब्लॉकेज हो रहा था वो फास्ट ब्लॉक था, एंड दिस इज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। नेक्स्ट क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद जोना रिएक्शन होगा, which causes zona pellucida hardens and sperm receptors are lost. इसमें किसी को डाउट है? ये याद रखना, फर्टिलाइजिंग किस पे प्रेजेंट होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सिनगैमी। सिनगैमी इज द फाइनल स्टेप। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, स्पर्म का न्यूक्लियस और सेकेंडरी उस साइड का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। फ्यूजन से पहले क्या होगा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और टू साइड का न्यूक्लियस है वो स्वेल अप करेगा। स्वेल अप होने से क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो डीकंडेंस होंगे, जो कि
फिर बाद में दोनों के क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स जो है वो फ्यूज हो जाएंगे टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। sperm nucleus and ovum nucleus swells up, which causes chromatin decondensation. And male and female nuclei fuse to form zygote, which is diploid in nature. This is syngamy. So sperm का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस स्वेल अप करेगा। अब ये ओवम फॉर्म हो चुका है क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया है। सो दोनों का न्यूक्लियस स्वेल अप करेगा और क्रोमैटिन मटेरियल का डीकंडेंसेशन होगा जो कि क्रोमोसोम मिक्सअप में हेल्प करेगा एंड मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. दिस इज नोन एज सिनगैमी. Any doubts? So फर्टिलाइजेशन से जो है fertilization it causes restoration of diploid number of chromosome. And फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है. मेल नॉर्मली जो ह्यूमंस होते हैं वो 44 ऑटोसोम्स होता है और सेक्स क्रोमोसोम होता है. अगर फीमेल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम XX होता है और अगर मेल है तो सेक्स क्रोमोसोम XY होता है. सो हैप्लॉइड नंबर ऑफ हैप्लॉइड ये आता है. मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड फॉर्म होगा. सो जो फीमेल होगा वो 22 प्लस एक्स ही फॉर्म करेगा एंड मेल कैन बी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई. सो अगर इन दोनों के बीच फ्यूजन होगा तो 44 प्लस XX फॉर्म होगा और अगर इन दोनों के बीच फ्यूजन होगा तो 44 प्लस XY फॉर्म होगा. अगर ये फर्टिलाइजेशन होगा तो इट लीड्स टू मेल एंड इट लीड्स टू फीमेल. सो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है सेक्स किस पे डिपेंड करता है? मेल पे. अगर मेल से X क्रोमोसोम आ रहा है तो वो फीमेल बनेगा और अगर Y क्रोमोसोम आ रहा है तो दैट विल बी मेल.
एक्सोसाइटोसिस मतलब वेसाइकल्स फॉर्म होता है, फिर वेसाइकल के अंदर होता मतलब कुछ जो भी डिसोशिएट करना होता है, मतलब जिसका भी रिलीज करना होता है वो एक वेसाइकुलर फॉर्म में होता है। नॉर्मली ये प्रोसेसेस नहीं होता डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, वैसे ही वेसाइकुलर ट्रांसपोर्ट भी एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें वेसाइकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एंड वेसाइकुलर ट्रांसपोर्ट कैन बी एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ोगे। इसमें किसी को डाउट है? हाँ, 11th में ट्रांसपोर्ट चैप्टर में था ना। ओके, सो फर्टिलाइजेशन में 5 स्टेप्स है। कैपेसिटेशन, सबसे पहले एक्टिवेशन होगा स्पर्म का, फिर बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा। स्पर्म जोना पेलुसिडा पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पे बाइंड करेगा। फिर एक्रोसोम रिएक्शन होगा जो कि एंजाइम्स रिलीज करेगा फ्रॉम एक्रोसोम, दैट इज स्पर्म लाइसिन विच कंटेन्स हाइलुरोनिडेज जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिसोशिएट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा, एंड जोना लाइसिन और एक्रोसिन जो कि जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, एग एक्टिवेशन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। फिर जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा तो मियोसिस 2 का कंप्लीशन होगा, एग का एक्टिवेशन होगा और कॉर्टिकल रिएक्शन होगा जो कि कॉर्टिकल एंजाइम्स को रिलीज करेगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का रिलीज करेगा बाय एक्सोसाइटोसिस व्हिच प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, बट इट इज अ स्लो प्रोसेस। एंड फास्ट प्रोसेस इज जब इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन आ रहा था, और इसमें क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा जो कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का रिलीज करेगा एंड फर्दर ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी। देन जोना रिएक्शन होता है जो कि जोना पेलुसिडा को हार्डन कर देगा और स्पर्म रिसेप्टर्स लॉस्ट हो जाएंगे। लास्ट वन इज सिनगैमी। सिनगैमी में दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, उससे पहले दोनों की न्यूक्लियस स्वेल अप करेंगे, क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन होगा और फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का। देन फर्टिलाइजेशन से सेक्स पता चलेगा कि मेल होगा कि फीमेल, दैट विल डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम फ्रॉम विच मेल से जो क्रोमोसोम आएंगे उस पे पता चलेगा कि चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। पॉलिनेशन एकदम डिफरेंट प्रोसेस था, वो प्लांट्स का था, ये एनिमल्स का है। पॉलिनेशन में पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा था, वो सब था, इसमें डिफरेंट है। पूरे लेक्चर में किसी को डाउट है?
ओके, नो रिप्लाई मतलब नो डाउट्स। सो और जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करो, सिर्फ आगे आगे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन याद भी रहना चाहिए जो पीछे पढ़ा हुआ है। सो उसके लिए तुम लोग अगर वीडियो देख के पढ़ोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी याद होगा। सो एक बार और रिवाइज करो वीडियो को, प्लेबैक स्पीड में जाके स्पीड डबल ट्रिपल जो तुम लोग के लिए सुटेबल हो उसको अप्लाई करके फिर रिवाइज करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चंस? Okay, sperm lysine is formed by which body? स्पर्म लाइसिन कौन फॉर्म करता है? एक्रोसोम कौन फॉर्म करता है? स्पर्म लाइसिन कौन फॉर्म करता है? एक्रोसोम तो स्पर्म लाइसिन सिंथेसाइज करता है। ओके, एक्रोसोम कौन फॉर्म करता है? सिर्फ रुपेश ही एक्टिव है क्या? बाकी सब कहाँ है? ओके, इट इज फॉर्म बाय गोल्गी बॉडीज। ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ा था, मेल वाला जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था। इट इज फॉर्म बाय गोल्गी बॉडीज। सो रिवाइज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा टाइम मिला है तुम लोग को, फ्री बैठने से अच्छा है रिवाइज करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो अच्छे से और एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करो, क्योंकि एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत स्पीड अप में सिलेबस जाएगा, उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी पूरा फ्री टाइम है, यूटिलाइज करो अच्छे से। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।